हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 मई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के रोड मैप पर चर्चा होगी। आज शनिवार को नई दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है और इसके अलावा बीते दिन भी पीएम मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इसमें पीएम बोले कि आज नॉर्थ ईस्ट बन रहा ग्रोथ का फ्रंट रनर। इस शुभारंभ के दौरान कई बड़े इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट भी हुआ। देखिए, अडानी ग्रुप भी 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा नॉर्थ ईस्ट में। गौतम अडानी के ग्रुप की कई कंपनियां ये इन्वेस्टमेंट करेगी। ग्रीन एनर्जी के अलावा भी कई अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश होगा, जैसे स्मार्ट मीटर, हाइड्रो पावर, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट वगैरह में। और अडानी के अलावा मुकेश अंबानी ने भी इस समिट में बड़ी घोषणा की, 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट किए। कैंसर हॉस्पिटल और ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स के भी शुरुआत करेंगे मुकेश अंबानी। 6 बड़े ऐलान किए टोटल उन्होंने दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 साल के दौरान इतने करोड़ के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखे हैं और इस निवेश से 2.5 मिलियन से भी ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियों के मौके बनेंगे। एक और घोषणा की उन्होंने, कहा कि एआई भी लेकर आएगा जियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में भी जियो अब प्राथमिकता देगी। और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल स्टेपल फलों और सब्जियों की अपनी खरीद बढ़ाएगा। वहीं बायोगैस प्लांट और कैंसर अस्पताल का निर्माण भी करेगा। रिलायंस की तरफ से कई नए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की भी घोषणा की गई है। और इस समिट के दौरान पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों को बताया आसियान के साथ ही 200 अरब डॉलर के व्यापार का प्रवेश द्वार। और इस राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरक्की का नया रास्ता बताया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की प्रगति पर भी हस्ताक्षर किए हैं। चलिए सरकार का अगला बड़ा फैसला देखिए, अंडमान सागर के ऊपर 2 दिन के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। नोटेम जारी हुआ, मिसाइल या हथियार प्रणाली की टेस्टिंग हो सकती है, तो इसके चलते 2 दिन तक ये एयर स्पेस एरिया बंद रहेगा, 24 मई की सुबह तक। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान पर भी एक बार फिर से एक्शन लिया। अगले महीने 23 जून तक बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस। इसको लेकर भी सरकार ने नोटिस जारी किया। और क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने भी भारत के साथ तनाव के चलते अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि 1 महीना बढ़ा दी है, तो अब जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपने देश के हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध को 23 जून तक बढ़ा दिया है। और पाकिस्तान की एक और घटिया हरकत देखिए जरा, अभी हाल ही में जो भारत के एक विमान के साथ हादसे की खबर आई थी, उसमें खुलासा सामने आ रहा कि विमान में चीख पुकार मची हुई थी, फिर भी पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दी। जब टर्बुलेंस में फंस गई थी इंडिगो की फ्लाइट, तो उसकी श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इसमें 227 पैसेंजर सवार थे। दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी ये फ्लाइट, 21 मई की बात है। ओलावृष्टि के कारण ये भीषण टर्बुलेंस यानी हवा के झटकों की चपेट में आ गई थी और इस दौरान इस फ्लाइट के पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत देखिए, उस वक्त भी पाकिस्तान ने मना कर दिया। इस मामले की जांच के बाद अब ये खुलासा सामने आ रहा। हालांकि वो तो गनीमत रही कि श्रीनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कर दी गई और कोई हादसा नहीं हुआ, सभी सवारियां बच गई। और वहीं देखिए, एक पाकिस्तानी सीनेटर ने उन्हीं की संसद में उन्हीं की सरकार की आलोचना किस कदर की, कहा कि भारत अंदर आकर ठोक गया। भरी संसद में पाकिस्तानी सीनेटर ने खोली अपनी ही सरकार की पोल, बोले कि चकलाता एयरबेस भी तबाह हो चुका है। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया हमला करके, और इसके बाद जब पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन छोड़े गए, तो भारत ने भी पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। अब खुद पाकिस्तानी नेता भी इस बात को मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, जिसके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। देखिए जरा आप। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आज 24 मई को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाएंगे। यहाँ पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे। चलिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, देश के शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में शुरू किया तंबाकू और नशा मुक्त स्कूल कॉलेज अभियान। DOSEL यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा ये देश भर में बड़ा अभियान शुरू किया गया और इस अभियान का उद्देश्य है स्कूल कॉलेज एजुकेशन परिसर को नशा और तंबाकू मुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भी जारी किए गए हैं, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, अमेरिका में अगर आईफोन नहीं बनाए तो लगेगा 25% टैक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एप्पल कंपनी को बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने एप्पल से कहा कि भारत में आईफोन मत बनाओ, अगर ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे। जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे या तो वे यहीं बनेंगे, नहीं तो एप्पल कंपनी को अब बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे पहले भी आपको पता होगा, ट्रंप ने एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक से कहा था कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति अपना रवैया और नजरिया बहुत ही नकारात्मक दिखा रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा और
जिससे यूएस को सालाना करीब 8,000 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगे। और वहीं हार्वर्ड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी एक बुरी खबर देखिए, 72 घंटे और 6 शर्तें। ट्रंप के एक फैसले से भारतीय छात्रों पर संकट सा छा गया। हालांकि छात्रों के लिए तो एक अच्छी बात यह रही कि हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर जो ट्रंप ने रोक लगाई थी वो रोक तो फिलहाल हट चुकी है। यूएस कोर्ट ने ट्रंप सरकार के फैसले पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी है। इस यूनिवर्सिटी में हमारे भारत के भी लगभग 800 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप सरकार ने 72 घंटों में भारतीय छात्रों को 6 अहम शर्तें पूरी करने का निर्देश दिया है। वो 6 जरूरी शर्तें क्या है देख सकते हैं आप। जो हार्वर्ड में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये नए आदेश लागू किए गए हैं ना। चलिए कोरोना वायरस पर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। भारत में भी फिर लौटा कोरोना। गुजरात अहमदाबाद में भी 20 मरीज मिले। यूपी गाजियाबाद में 4 केस आए। दिल्ली में भी अब एडवाइजरी जारी हुई। देश भर में अब तक कुल 312 मामले सामने आ चुके हैं। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अभी देश के अलग अलग राज्यों में कुल कितने केस चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी अचानक से कोरोना केस की संख्या बढ़ गई। 23 नए कोरोना संक्रमित मिले। उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई। अस्पतालों को निर्देश दिए गए। एनसीआर में भी कोरोना के 9 मरीज मिले। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली में 23, गुरुग्राम में 3, गाजियाबाद में 4 और फरीदाबाद में 2 नए मामले सामने आए कोरोना के। कोरोना के वापस रिटर्न होने के बाद हड़कंप समझ गया। अब सभी अस्पतालों को तैयारियां बरतने के निर्देश भी जारी हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जारी नोटिफिकेशन भी है। कोरोना बढ़ने के बाद सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई और इस एडवाइजरी में अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया। कहा कि लोग भी अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य कर्मियों को भी दोबारा से प्रशिक्षित करे डिपार्टमेंट। और कोरोना के कुल कितने मामले सामने आते हैं रोजाना अब सरकार को रिपोर्ट करना होगा। और संदिग्ध व्यक्तियों की कोविड-19 की जांच भी पर्याप्त रूप से करनी होगी। मास्क पहनना होगा और आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में बेड बढ़ाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई भी सुनिश्चित की जाए। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ाई तो अब कई राज्य सरकारों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की फिर से दस्तक हुई। गाजियाबाद में 4 संक्रमित मिले। बंगलुरु से लौटे बुजुर्ग दंपति और महिला घर में आइसोलेट हुई, एक अस्पताल में एडमिट है। हरियाणा में भी बीते 48 घंटों में कोरोना के 5 मरीज मिले, जिनमें 2 महिलाएं हैं। किसी की भी इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद पीजीआई में 10 कोरोना बेड रिजर्व किए गए। मंत्री बोले कि सभी लोग मास्क पहने हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए कोरोना से एक सप्ताह में 4 मौतें हुई। पाकिस्तान के कराची में हर दिन 8-10 पॉजिटिव केस आने लग गए हैं। भारत, पाकिस्तान, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड समेत पूरे एशिया महाद्वीप पर कोरोना के केस बढ़ने लगे। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि जब तक कोरोना का कोई बिल्कुल नया वेरिएंट नहीं आ जाता तब तक हम सेफ हैं। अभी मौजूदा समय में जो ये कोरोना का वेरिएंट चल रहा है ये JN.1 वेरिएंट है और ये पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक म्यूटेंट वर्जन है। और भी इस वेरिएंट के बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को एक वीडियो डाला DLS न्यूज चैनल पर अलग से, आप चाहें तो इसमें देख लीजिएगा ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI सरकार को रिकॉर्ड तोड़ 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सरप्लस ट्रांसफर करेगा, जो कि पिछले साल से भी 28% ज्यादा है। पिछले साल 2.1 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे, इस बार 2.69 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कि देश की GDP के लिए अच्छी बात है ना। ये आय और व्यय के बीच का अंतर होता है जिसे सरप्लस कहते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को देगा कर्ज, लेकिन भारत इसका तगड़ा विरोध करने जा रहा। खबर है पाकिस्तान को अगले महीने वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक से मिलने वाले धन का विरोध करेगा भारत। पड़ोसी देश को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी है। इससे पहले आपको पता होगा IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त देने के लिए 11 नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। और अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि पाकिस्तान का $20 बिलियन का लोन रोक सकता है भारत। वर्ल्ड बैंक के सामने फंडिंग का मुद्दा उठाएगा भारत और पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाने की भी प्लानिंग है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने शर्तें पूरी की इसलिए हमने लोन दिया। भारत ने कहा था कि पैकेज का इस्तेमाल आतंकवाद में होगा, लेकिन IMF ने नहीं मानी इस बात को। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली में रामलीलाओं के मंच पर ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा भी दिखाई जाएगी। भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की कहानी को दिखाने का यह अनोखा प्रयास है। वहीं खबर है कांग्रेस से राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से 3 सवाल किए। बोले कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हुई, पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं आया। और तीसरा सवाल, ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। राहुल गांधी ने S जयशंकर जी से ये 3 क्वेश्चन किए। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार से अपील की और कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में हुए डेवलपमेंट पर लोगों को जानकारी भी दें। वही दोस्तों हवाई यात्रियों के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू हुए। फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त अब खिड़कियां बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। इस दौरान फोटोग्राफी करने और वीडियो बनाने पर भी बैन रहेगा। हालांकि ये नियम देश भर के सभी एयरपोर्ट पर लागू नहीं होगा, बल्कि जो हमारे देश के 4 डिफेंस एयरपोर्ट हैं उन पर ये नए नियम लागू होंगे। ये आदेश
DGCA की तरफ से जारी किए गए हैं और ये नियम लागू करने के पीछे मकसद ये है ताकि लोग बाग फ्लाइट के लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त जो वहाँ का डिफेंस एरिया होता है ना, उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना कर पाए, जिससे कि सिक्योरिटी में किसी तरह का कोई ब्रिज पैदा ना हो, है ना। तो सरकार द्वारा जारी नए ऑर्डर के मुताबिक प्लेन के 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने तक खिड़कियां बंद रखी जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। देश की माताओं बहनों के लिए अच्छा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव जन्म देने के अधिकारों का हिस्सा है। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला भी खारिज कर दिया और एक महिला के तीसरे बच्चे के लिए भी छुट्टी देने से जो मद्रास हाईकोर्ट ने इनकार किया था उसकी इजाजत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब मद्रास हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया था कि तीसरे बच्चे के जन्म पर जो है मैटरनिटी लीव नहीं मिल सकती है। हाईकोर्ट ने स्टेट पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि 2 बच्चों तक ही ये मातृत्व अवकाश की छूट सीमित है। लेकिन जब महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की माताओं बहनों के हक में बहुत ही शानदार फैसला दिया और कहा कि कोई भी संस्था किसी भी महिला को मातृत्व अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है, फिर भले ही तीसरा बच्चा ही क्यों ना हो। सभी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की पूरी हकदार है ना। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ और फैसले देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक पोक्सो के केस में भी दोषी को सजा नहीं दी है। कहा कि पीड़ित घटना से ज्यादा तो कानूनी प्रक्रिया से परेशान हुई। एक्चुअली ये मामला 5-6 साल पुराना था, जिसमें एक लड़की जब नाबालिग थी तब उसके साथ किसी लड़के ने संबंध बनाए और उस लड़की के परिवार वालों ने उस लड़के के खिलाफ पोक्सो का मामला दर्ज कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि वो जो शख्स था लड़का, वो लड़की के बालिग होने के बाद उसी से शादी कर लेता है। अभी तो उनके बच्चे भी हो गए हैं, बावजूद इसके कोर्ट में मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित लड़की को सही विकल्प चुनने का तो मौका ही नहीं दिया, जबकि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई उसने खुद उसे अपराध नहीं माना है। तो असली परेशानी तो लड़की को उल्टी कानूनी प्रक्रिया के जरिए और पुलिस और कोर्ट के चक्कर से हुई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है पोक्सो के मामले में, जब दोषी को सजा से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वो महिला दोषी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ी है और अपने छोटे से परिवार को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कई सारे एक्टर, क्रिकेटर भी शामिल हैं जो MPL, ड्रीम 11 इस तरह की एप्स को प्रमोट वगैरह करते हैं। तो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, ठीक है। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी कानून जुआ खेलने से नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हम जानते हैं कि इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि समाज में ये चीजें गलत होती हैं, लेकिन शायद आप इस गलतफहमी में हैं कि इसे कानून के जरिए रोका जा सकता है, क्योंकि कोई भी कानून इसको नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोगों को हत्या करने से भी नहीं रोक सकते हैं, बल्कि ये चीजें गैर कानूनी है, उसी तरह से कोई कानून लोगों को सट्टेबाजी और जुआ खेलने से नहीं रोक सकता है। बिल्कुल जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा दिए हुए बयान भी आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं ये फैसला वाकई में बड़ा ही सोचनीय और चिंतनीय है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज आखिर ये बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये समाज का विचलन है और हम भी इसको लेकर मजबूर हैं। जबकि याचिका में दावा किया गया था कि कई बच्चे भी ऑनलाइन एप्स के इन जासे में फंस जाते हैं, पैसे उड़ा देते हैं, सट्टेबाजी जुआ के चक्कर में पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये एक विडंबना है। और वहीं दोस्तों राजस्थान कोटा में जो आए दिन स्टूडेंट्स खुद की जान ले लेते हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं। इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि स्टूडेंट कोटा में ही जान क्यों दे रहे हैं और इसे रोकने के लिए अब तक क्या किया। इस संबंध में जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों को हल्के में मत लीजिए, सरकार को इन केस को गंभीरता से लेना चाहिए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। नक्सलवाद पर एक और कड़ा प्रहार। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 4 और नक्सली ढेर हुए हैं। CRPF के 300 जवानों ने घेर कर मारा। वहीं खबर है अयोध्या राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित हुआ राम दरबार प्रतिमा को अभी ढककर रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है भारतीय डेलीगेशन के रूस पहुंचने से पहले यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ। 40 मिनट तक आसमान में फंसे रहे। अभी रूस की राजधानी मॉस्को गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विमान 40 मिनट तक आसमान में इस वजह से चक्कर काटता रहा क्योंकि अभी रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है। और ये जो डेलीगेशन रूस गया है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी देगा और आतंकवाद के मुद्दों पर भी बात करेगा। आतंकवाद के विरुद्ध भारत का रुख बढ़ाने के लिए बहुदलीय शिष्टमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात, जापान और रूस की यात्रा की है। वहीं खबर है हिमाचल के मुख्यमंत्री हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त आयोग के चेयरमैन से मिले। हिमाचल के लिए लोन लिमिट बढ़ाने और तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। और खबर है पंजाब में भ्रष्टाचार केस में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक गिरफ्तार हुए। 3 बैगों में भरकर दस्तावेज ले गई विजिलेंस टीम। पंजाब के मुख्यमंत्री बोले कि अपना हो या पराया भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए खबर आ रही है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 26 से 28 मई तक चलेगा मेगा अभियान। बिहार के दरभंगा में ये अभियान शुरू होने जा रहा। डीएम की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर ली गई है। और इसके अलावा पीएम किसान योजना के लिए भी नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अब लाभ लेने के लिए दिखानी होगी ऑनलाइन जमाबंदी भी। ये देख सकते हैं आप इस योजना से जुड़े नए आदेश की जानकारी भी। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। किया कैरेंस क्लाविस लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च हुई। 1 लीटर डीजल में 19.5 का माइलेज देगी है। शुरुआती कीमत 11.5 लाख से शुरू है। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर आ रही। मोटोरोला Razr 60 फ्लिप स्मार्टफोन 28 मई को लॉन्च होगा। वीडियो जेस्चर फीचर वाला ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिससे आप अपने हाथ के इशारे से कैमरे वगैरह को कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। और वहीं लावा कंपनी भी अपना सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन शार्क को लॉन्च कर दिया है। 5000 mAh बैटरी के साथ
साथ इसकी कीमत 8,000 रुपए तय की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारतीय कला और संस्कृति की झलक अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिखाएगी नीता अंबानी। 12 से 14 सितंबर तक लिंकन सेंटर में यह इवेंट होगा, जिसमें श्रेया घोषाल और शंकर महादेवन भी परफॉर्म देंगे। चलिए खबर आ रही, कनाडा में अब विदेशी छात्रों का पढ़ाई करना मुश्किल हुआ तो भारतीय छात्रों के लिए भी प्रॉब्लम आएगी। सरकार कम परमिट जारी कर रही है, इससे भारतीय छात्रों की संख्या में 31% तक की गिरावट देखी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपीआई लेनदेन में अब नहीं आएगी बार बार रुकावट, एनपीसीआई की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल डिजिटल लेनदेन के लिए यूपीआई पर निर्भरता बढ़ रही है और आपको पता होगा कई बार इसमें डाउन टाइम की समस्या भी आ रही है, मतलब फोन पे गूगल पे से पेमेंट होता नहीं है, कई बार महीने में 1-2 बार ऐसी प्रॉब्लम आई जाती है, राइट। तो अब अच्छी बात यह है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई इस समस्या को लेकर सख्त हो गया है और उसने सभी बैंकों और यूपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई से जुड़े 10 दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें 31 जुलाई से पहले लागू करना होगा। तो ये भी अच्छी बात है कि आगे आने वाले टाइम में आपको यूपीआई के सर्वर डाउन वगैरह की समस्याएं नहीं होगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में भूचाल सा आ गया, राजधानी ढाका की सड़कों पर उतर आए लोग। वहां के मोहम्मद यूनुस अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, बोले कि मैं बंदूक महसूस कर रहा हूं। मतलब बांग्लादेश की इस सरकार का भी फिर से उठापटक होने का समय आ चुका है और बांग्लादेश ने यू टर्न लिया, भारत के साथ रद्द किया 180 करोड़ का रक्षा सौदा भी। चीन की गोद में जा बैठे यूनुस। चलिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग पर खबर आ रही है, जल्दी जीएसटी परिषद की अगली बैठक होगी, जिसमें जीएसटी कर की दरों में सुधार पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। वहीं जासूस ज्योति से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश काशी में भी ज्योति अस्सलाम वालेकुम कहकर लोगों से बातें करती थी। मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी, यहाँ का स्टाफ भी बोला कि बहुत लोग आते हैं मगर इनको हम पहचानते हैं। और यूट्यूबर ज्योति के घर से जब्त मोबाइल और दस्तावेज भी पुलिस ने अब वापस लौटा दिए हैं। उनके पिता बोले कि वकील न करने का दबाव बनाया। मुंबई और उज्जैन पुलिस भी अब ज्योति से पूछताछ करेगी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर पुलिस टीम उज्जैन लौटी, कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। रिपोर्ट्स में पता चला कि 1 साल पहले भी उज्जैन और इंदौर आई थी ज्योति। चलिए अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने सिंधु जल संकट को बताया वाटर बम। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो जल्द से जल्द संकट से बाहर निकलने के लिए कोई कदम उठाए। पाकिस्तान की 90% फसलें इसी जल पर निर्भर करती हैं। अगर संकट नहीं सुलझा तो पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे। और खबर देखिए, सांसदों के 4 प्रतिनिधिमंडल को दी गई पाकिस्तान के कारनामों की भी जानकारी, सबूतों के साथ अब ये विदेश में खोलेंगे पोल। वहीं जर्मनी में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे भी हम नहीं झुकेंगे। तो ये कुछ भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर अपडेट चल रहे हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए खबर, अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देश के कई राज्यों में 27 मई तक वार्निंग जारी की है। अभी भी आपको पता होगा कई राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश का माहौल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बीते 2 दिन में 60 लोगों की जान चली गई आंधी बारिश से। मध्य प्रदेश में भी कई पेड़ उखड़े, राजस्थान के भी 19 जिलों में तेज आंधी का अलर्ट है। कुछ और राज्यों के अलग अलग हालात देखिए आप मौसम पर। देखिए मध्य प्रदेश विदिशा में भी तेज आंधी बारिश हुई और एक कथा का पांडाल गिरने की घटना में भी 6 लोग घायल हो गए। एमपी के कई जिलों में मौसम बदला, रतलाम में तो ओले भी गिरे, दिन का पारा भी लुढ़का। तो वहीं इधर राजस्थान में देखिए कुछ जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसलमेर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है, इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। हालांकि राजस्थान के भी 22 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और यूपी के हालात तो आपको पता ही होंगे, आंधी बारिश से 60 लोगों की मौतें हो गई, 4 फ्लाइट भी कैंसिल की गई। वाराणसी समेत कई जिलों में आंधी तेज तूफानी हवाओं के साथ चली, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। आज भी यूपी के 61 जिलों में बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून बारिश की एंट्री हो चुकी है। बीजापुर में 50 mm बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। रायपुर दुर्ग में बिजली भी गिरेगी, सावधान रहें। और इधर बिहार के भी हालात देखिए दोस्तों, औरंगाबाद बक्सर समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई। छपरा सारण में भी भारी बारिश की चेतावनी है। पटना में बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। आज भी बिहार के 23 जिलों में अलर्ट है। झारखंड में लगातार 28 मई तक बारिश की चेतावनी, आज भी तेज हवाएं चल सकती हैं। आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। हरियाणा में भी देखिए हिसार समेत कई जिलों में बारिश हुई। आंधी तूफान की घटनाओं में कई लोगों की जानें भी चली गई। प्रदेश के 6 जिलों में आज भी संभावना है। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे अब गर्मी भी बढ़ेगी क्योंकि 25 मई से नौतपा लगने जा रहा कल से ही, तो 9 दिन काफी ज्यादा तपेगा। ज्येष्ठ महीने के सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिन शुरू होने जा रहे हैं। और देखिए बीते 20 सालों की अवधि में हीट वेव से भी 20,000 लोगों की जान
उड़ानें चली गई। 2001 से लेकर 2019 के बीच भारत में हीट वेव की वजह से देखिए हजारों लोगों की मौतें हुई। हालिया वैज्ञानिकों के अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, सबसे ज्यादा हाशिए समुदाय के लोग प्रभावित हुए हैं। चलिए सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने के दाम मामूली 45 रुपए घटकर अभी 95,471 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुके हैं। चांदी भी 390 रुपए महंगी हुई और चांदी की कीमत भी 390 रुपए बढ़कर 96,909 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई। सेंसेक्स 769 अंक चढ़ा, निफ्टी भी लगभग 250 अंक बढ़ोतरी में रहा। तो कहीं न कहीं शेयर बाजार में मजबूती वापस लौटी है। और देखिए मामा अर्थ का शेयर भी एक ही दिन में 20% चढ़ा। वजह कंपनी के चौथी तिमाही के मजबूत नतीजे और रिलायंस पावर का शेयर भी 19% चढ़ा, क्योंकि कंपनी को भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है। और अमेरिका के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के नए ऐलान से शेयर बाजार में हाहाकार सा मच गया। अमेरिका का जो इंडेक्स है नेस्डेक, उसमें 1% तक की गिरावट देखी गई और एप्पल के शेयर भी 4% तक गिरे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में 600 करोड़ का एक नया स्कैम का खुलासा सामने आया है। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे ये, खुद को अमेजोन सपोर्ट और बैंक अधिकारी बताते थे। आंध्र प्रदेश के अन्नकापल्ली जिले में ये इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। 2 साल में करीब इन्होंने 600 करोड़ की धोखाधड़ी की है। देखिए कितने बड़े लेवल पर ये स्कैम चलते हैं। और खेल समाचार पर खबर आ रही है, हैदराबाद ने बंगलुरु को 42 रन से हराया। ईशान किशन ने 48 बॉल पर 94 रन बनाए। पेट कमिंस को 3 विकेट मिले। वहीं टाटा आईपीएल 2025 प्लेऑफ टिकट 24 मई को लाइव होंगे। एलिमिनेटर और क्वालिफायर 1 के मैच मुलानपुर, जबकि क्वालिफायर 2 और फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा। और एक खबर है, नीरज चोपड़ा आज जानुस कुसोंस्की मेमोरियल 2025 में भी उतरेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है, 2 साल बाद खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया भी है। चलिए खबर आ रही है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात के लिए शुरू की जाएगी इलेक्ट्रिक बसें। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की तरफ से एक बात की जानकारी दी गई, जिसमें यह भी बताया गया कि किन किन शहरों में कितनी बसें उपलब्ध कराई जाएगी। बेंगलुरु में 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,100 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, डीएलएफ छतरपुर फार्म के रास्तों का इस्तेमाल कर पाएंगे अब आम लोग भी, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अनुमति दी गई है। चलिए खबर आ रही, अब नहीं लगना होगा लाइन में, आभा आईडी से स्कैन करके बनेंगे पर्चे। मरीजों का सभी का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा। उत्तर प्रदेश हाथरस से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की नई पहल देखिए, अब मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा कर सकेंगे वोटर। 100 मीटर की दूरी पर मिलेगी अनौपचारिक वोटिंग की सुविधा भी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान वाले दिन के इंतजामों को सुव्यवस्थित करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। मोबाइल जमा कराने की सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए खबर है, सीएपीएफ में पदोन्नति और वित्तीय फायदों से वंचित सीएपीएफ कैडर अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। 6 महीने में रिव्यू होगा। वहीं बिहार को मिलेगी एक और नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, जो कि पटना से चलेगी। पटना जयनगर नमो भारत ट्रेन की शुरुआत पिछले महीने ही हुई है और इसके बाद अब बिहार को एक और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का तोहफा भी देने जा रही केंद्र सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 26 तारीख को गुजरात भी जाएंगे। देश के पहले 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रेलवे इंजन का भी अनावरण करेंगे। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, उम्मीद है कि अब पानी के लिए नई हाइड्रोजेल प्रणाली विकसित हो पाएगी, जो 10 गुना तेज होगी। हवा की मदद से अब रेगिस्तान में भी पानी मिल पाएगा। दरअसल जल संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को उम्मीद की नई किरण दिखी है। अब नई हाइड्रोजेल प्रणाली से 10 गुना तेजी से हवा से पानी निकाला जा सकेगा। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब तक के 5 सबसे गर्म वर्षों में शामिल होगा ये साल 2025। वैश्विक सतह का औसतन तापमान 1.28 डिग्री ज्यादा रह सकता है इस साल। चलिए यूपीएससी एग्जाम को लेकर दिल्ली मेट्रो ने बड़ा ऐलान किया है। यूपीएससी परीक्षा के दिन इन 3 रूटों पर सुबह 6 बजे से मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। और वो कौन कौन से रूट हैं देख सकते हैं आप, डिटेल भी है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उबर के बाद अब ओला और रेपिडो जैसी कैब कंपनियों की भी जांच शुरू हुई। एडवांस टिप को लेकर अब सीसीपीए सख्त हुआ। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से इन कंपनियों के टिप मामले पर जांच की जाएगी। वहीं देखिए यूपी में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। हाथरस में भी तहसीलवार टास्क फोर्स का गठन किया गया। चलिए खबर आ रही, 29 मई को आएगा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र। आरपीएससी का एग्जाम 1 जून को आयोजित होगा। वहीं भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी डेटा आ रहा दोस्तों। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को थोड़ी चपत लगी है। 4.88 अरब डॉलर घटकर अभी 685.73 अरब डॉलर पर आ गया है। चलिए खबर देखिए, निष्क्रिय बैंक खातों पर आरबीआई की तरफ से एक नया ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया गया है। वीडियो केवाईसी से भी अब बंद पड़े बैंक खाते दोबारा चालू हो सकेंगे। चलिए खबर आ रही, इस राज्य में प्लॉट लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। ट्रांसफर पर सरकार ने बड़ी राहत दी है, बिना झंझट के ही काम हो पाएगा। हरियाणा में प्लॉट लेने वालों के लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने अच्छी राहत दी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय HSPV द्वारा प्लॉट के ट्रांसफर का समय बिना ट्रांसफर परमिशन के 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए खबर आ रही, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में अब 4 जुलाई को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है। वहीं खबर देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं बल्कि एक और अचूक शस्त्र से भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। DRDO खास प्लान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का परिचय हुआ। और अब DRDO का कहना है कि भारत द्वारा विकसित की जा रही 5वीं
22वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर भी काम प्रगति से चल रहा है। चलिए खबर देखिए, स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी पाई गई, अब विस्तृत जांच के आदेश दिए उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी खबर है, जुलाई में इतना महंगा आएगा आपका बिजली का बिल। जुलाई का बिजली का बिल लगभग 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाएगा। 3 महीने में बिजली खरीद की जो रिकवरी मांगी गई थी तो उस पर आयोग ने मुहर लगा दी है, तो जुलाई में ये वसूली की जाएगी, है ना। और खबर है, गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना सफाई की समीक्षा की, दिल्ली में सीवेज प्रणाली में सुधार के भी निर्देश जारी किए हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मिलिट्री हार्डवेयर और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को भी इन सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, है ना। वहीं दुनिया में बड़ी उत्तर प्रदेश के उत्पादों की डिमांड 8 सालों में 1,70,000 करोड़ पर पहुंचा यूपी का निर्यात। और यूपी की योगी सरकार का कहना है कि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा को नई दिशा मिली, ब्रेल प्रेस से रोशन हो रहा नया भविष्य। हवाई यात्रियों की संख्या पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 16.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वहीं खबर है, रिचर्ड मार्लेस फिर बने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनको बधाई दी। और खबर देखिए, हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने हेड टू हेड चैलेंज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर भी नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की है। तो वहीं गृह मंत्री ने नई दिल्ली में BSF के भी 26 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बर्लिन में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात की और इस दौरान आतंकवाद पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री बोले कि यूरोपीय देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, भारत की ओर से उन्होंने ये बात कही है। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल मार्च में कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ESIC के अंतर्गत 16,33,000 नए कर्मचारियों को नामांकित किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। और खबर है, वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया अगले 5 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर औसतन 6.4% रहने की संभावना है। और खबर है, न्यायमूर्ति के सोमशेखर मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। खबर है, गोरखपुर नहीं बल्कि अब लखनऊ में होगी पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट को लेकर यह नोटिस जारी हुआ। और उत्तर प्रदेश में 71 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1207 पदों को भी स्वीकृति दी योगी सरकार ने। आउटसोर्सिंग से भी 710 पद भरे जाएंगे। बिहार में देखिए, अब दूसरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों का मासिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई इस संबंध में। और ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रश्न पत्र भी उपलब्ध होंगे। वहीं झारखंड सरकार के नई पहल, बोर्ड निगम और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का भी अब स्वास्थ्य बीमा होगा। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। उत्तराखंड में स्टोन क्रशर लाइसेंस पर लगाई गई रोक, नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए। हरियाणा में 1 दर्जन जिलों को आज से मिलने लगेगा पूरा पानी, इनेलो ने स्थगित किया आंदोलन, अब नहीं रोकेंगे पंजाब के वाहन भी। पंजाब हरियाणा के बीच जो जल विवाद चल रहा है, इस बीच ये फैसला लिया गया है, तो दोनों राज्यों के लिए अच्छी बात है ये। वही खबर है, भारत के दुश्मनों की अब खेर नहीं, कुसा प्रोजेक्ट से और मजबूत होगा भारत का डिफेंस सिस्टम, ये भी S-400 की ही तरह पावरफुल है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फ्लैट खरीदारों को भी बड़ी राहत दी, 14,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। ग्रेटर नोएडा में जो बिल्डरों द्वारा बकाया न चुकाने पर अटकी परियोजनाओं के कारण फ्लैट खरीदार जो परेशान थे, तो उनको अब योगी सरकार ने राहत दी है। अब योगी सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए मदद करेगी ऐसा। वहीं खबर है, यूपी के इस शहर में सार्वजनिक स्थलों पर पार्किंग करने पर अब शुल्क लगेगा, जल्द ये नया नियम लागू होने जा रहा है वाराणसी से। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में जो भारत पाकिस्तान तनाव के कारण स्थगित हो गई थी लोक अदालत की नई तारीख घोषित हुई, 24 मई को आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी घोषणा हुई, 12वीं में 75% अंक पाने वालों को मिलेंगे लैपटॉप। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों को सूची भी भेजी है। वहीं मध्य प्रदेश में 1000 महिलाएं संभालेंगी PM के प्रोग्राम की व्यवस्था। भोपाल के हर मंडल से बीजेपी तैयार करा रही 35 एक्टिव लेडी लीडर्स की लिस्ट भी है। 31 मई को PM मोदी भोपाल का दौरा करेंगे, है ना। और राजस्थान से एक और अच्छा अपडेट आ रहा, सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाएं लिखने पर अब रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। शिकायत के लिए कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी हुआ। यदि कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये फैसला भी राजस्थान सरकार की तरफ से लिया गया। झालावाड़ से यह नया नियम लागू हो चुका है ना। वही खबर है, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 मई को हरियाणा पंचकुला आएंगे और यहाँ 4 दिन तक हनुमत कथा करेंगे। पांडाल भी तैयार हो चुका है। और छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई पहल देखिए, घायलों का 7 दिन तक होगा फ्री इलाज। मंत्री श्याम बिहारी बोले कि 1.5 लाख रुपए तक का खर्च भी अब सरकार उठाएगी। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में घायलों को अब ये बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने एक और आदेश पर मुहर लगाई, परसेंट बेसिस पर होगी डॉक्टरों की बॉन्ड पोस्टिंग। 7 दिनों में होगी ऑनलाइन काउंसलिंग भी। और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें फिर से कैंसिल हुई। 1 से 8 जून तक नहीं चलेगी गाड़ियां। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जाने वाले यात्री भी परेशान होंगे। वैसे छत्तीसगढ़ में प्री मानसून बारिश की भी एंट्री हो चुकी है। और चुनाव आयोग की एक नई पहल देखिए, अब ऊंची इमारतों और बड़ी कॉलोनियों में भी बनाए जाएंगे अतिरिक्त मतदान केंद्र। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचरों के ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया गया। 5 साल की टाइम लिमिट हटी, ट्रांसफर DM की कमेटी करेगी। अब 6 लाख से भी ज्यादा टीचर्स के लिए खुशखबरी है। और यूपी लखनऊ में भी देखिए, दिव्यांग जनों को विशेष सुविधाएं मिलेगी। विश्वविद्यालय बनेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस, केंद्र सरकार के साथ एक समझौता हुआ है। वहीं बिहार में भी लगभग 1.5 लाख टीचर्स का ट्रांसफर हुआ, 15 जून तक मिलेंगे स्कूल। और बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने भी गोपालगंज में प्रदर्शन किया।
21,000 मानदेय करने और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग की है। 30 मई को बिहार के कैमूर आएंगे पीएम मोदी, एनटीपीसी प्रोजेक्ट समेत कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं बिहार से भारत गौरव ट्रेन भी 31 मई से चलेगी, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे आप। ये IRCTC का टूर पैकेज है। इसकी बुकिंग के बारे में ज्यादा डिटेल आप इस कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पर चेक कर लीजिएगा। चलिए खबर देखिए, झारखंड में पहली बार मॉल में खुलेगी कंपोजिट शराब की दुकानें, सभी तरह की शराब मिलेगी, सुबह 10 से रात 11 बजे तक ओपन रहेगी। वहीं देखिए, हरियाणा सूचना आयोग को मिले 6 नए आयुक्त, और हरियाणा में भी कोविड-19 को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया। 5 मरीजों को घर पर ही क्वारंटीन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बोली कि सिविल सर्जनों को तैयारियों के निर्देश भी दिए। पंजाब कैबिनेट बैठक में भी एक अहम फैसला लिया गया। 6 महीने में प्रॉपर्टी की किस्तें जमा करवानी होगी। इनोवेशन के लिए भी भगवंत मान सरकार ने 5 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं उत्तराखंड में भी कोविड को लेकर अलर्ट जारी हुआ। सभी अस्पतालों में व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। और एक देश एक चुनाव समिति ने भी उत्तराखंड राज्य सरकार से सुझाव लिए। चलिए एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा पढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ये पढ़ाई जाएगी। और वहीं देखिए, बिहार के 76,000 स्कूलों में होगी शिक्षकों की भर्ती। BPSC जल्द ही निकालेगा नोटिफिकेशन भी। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करें स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई है। कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में भी बड़ा बदलाव किया गया। अब कामिल और फाजिल डिग्री खत्म होगी, बल्कि नौकरी दिलाने वाली शिक्षा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी मदरसा बोर्ड पाठ्यक्रम में यह बदलाव करने जा रहा है। अब मतलब धार्मिक एजुकेशन शिक्षाएं कम दी जाएगी, बल्कि आधुनिक शिक्षा को पढ़ाने पर फोकस किया जाएगा ना। और वही खबर है, मतदाताओं के हित में चुनाव आयोग ने लिया सबसे बड़ा फैसला। अब हर बूथ पर मिलेगी मोबाइल जमा करने की सुविधा। अच्छा सॉरी, ये अपडेट तो मैंने आपको पहले बता दिया था ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। ग्रामीण क्षेत्र में भू अधिग्रहण मुआवजा अब दुगुना होगा। हाईकोर्ट ने रद्द की फैक्टर 1 वाली सरकार की अधिसूचना भी है। हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से ये भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे को दुगुना देने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में भी हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर टला संकट। अब अनुबंध आधार पर देंगे सेवाएं। पद खाली होते ही कर्मचारियों को पक्का भी किया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों की नीति को रद्द कर दिया और कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को ये आदेश भी दिया गया है। तो वहीं इधर यूपी की योगी सरकार का भी प्लान है। गाँव में तैनात कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। एक नई सेवा नियमावली बनाई जाएगी। 16 साल बाद यूपी की योगी सरकार गाँव में तैनात कर्मचारियों के लिए ये स्पेशल कुछ नियम और शर्तें लागू करेगी। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज कर्क और कन्या राशि वालों की तरक्की के योग है। निवेश के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अमेरिका ने भारत में पैसे भेजने पर कितने % टैक्स लागू करने का फैसला किया है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।